हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अमित कुमार तिवारी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ कॉमर्स, अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट कॉलेज नगरदा, जांजगीर चांपा, छत्तीसगढ़। आप सभी का स्वागत करता हूं। रणनीतिक प्रबंध की 5वीं इकाई रणनीतिक मूल्यांकन एवं कंट्रोल के तीसरे व्याख्यान में हम अपने पूर्व के 2 व्याख्यानों में पढ़ चुके हैं कि रणनीतिक मूल्यांकन एवं नियंत्रण से हमारा क्या अभिप्राय है, इसका व्यवसाय में क्या महत्व है, रणनीतिक मूल्यांकन की प्रक्रिया क्या है, इत्यादि को हम अच्छे से समझ चुके हैं। अब हम आज के व्याख्यान में पढ़ेंगे कि रणनीतिक मूल्यांकन करते समय कौन कौन सी बाधाएं आती हैं, रणनीतिक मूल्यांकन की प्रक्रिया में भागीदार कौन कौन होते हैं और एक प्रभावशाली रणनीतिक मूल्यांकन की प्रक्रिया के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। अब हम पढ़ते हैं रणनीतिक मूल्यांकन में आने वाली बाधाएं। विद्यार्थियों, हम अपने पूर्व व्याख्यान में भली भांति परिचित हो चुके हैं कि रणनीतिक मूल्यांकन की प्रक्रिया क्या है। उस प्रक्रिया को जानने के बाद हम आप कह सकते हैं कि रणनीतिक मूल्यांकन की प्रक्रिया एक जटिल प्रक्रिया है और इसे सफलतापूर्वक संपादित करने के लिए काफ़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि रणनीतिक मूल्यांकन की प्रक्रिया संगठन के प्रबंधकों एवं रणनीतिकारों से जुड़ी हुई होती है। इसलिए इसकी जटिलता और संवेदनशीलता होना स्वाभाविक है। इस प्रक्रिया में जो विभिन्न प्रकार की बाधाएं आती हैं वह निम्न है। नंबर 1, नियंत्रण की सीमाएं। मूल्यांकन की प्रक्रिया को नियंत्रित करते समय बड़ी सावधानी रखने की आवश्यकता होती है। यदि प्रक्रिया में नियंत्रण को बहुत अधिक बढ़ा दिया जाता है तो प्रबंधकों के कार्यों में अनावश्यक बाधा उत्पन्न होती है तथा संगठन के प्रति उनकी स्वामी भक्ति और भावनाओं पर असर पड़ता है। प्रबंधकों की क्षमता पर कुठाराघात होता है। इसके विपरीत यदि हम नियंत्रण को कम करते हैं तब रणनीतिक मूल्यांकन और नियंत्रण की प्रक्रिया ही व्यर्थ हो जाएगी, असफल हो जाएगी। अतः कम नियंत्रण होने से प्रक्रिया का ध्येय ही पूरा नहीं हो पाता है। अतः प्रक्रिया में कितने नियंत्रण किस सीमा तक करना है, किस प्रकार करना है, इसका ध्यान रखा जाना बहुत आवश्यक है। रणनीतिक मूल्यांकन की प्रक्रिया की दूसरी बाधा है मापन में आने वाली कठिनाइयाँ। संख्यात्मक रूप से मापे जा सकने वाले लक्ष्यों का अभाव, निष्पादन मानक के निर्धारण में आने वाली कठिनाई तथा सूचना तंत्र की सही व समय पर दी जाने वाली जानकारी में अक्षमता आदि रणनीतिक मूल्यांकन को प्रभावित करते हैं, क्योंकि मापन की तकनीकों की विश्वसनीयता और इनके मान्य होने में काफ़ी कठिनाई होती है। मूल्यांकन प्रक्रिया की तीसरी बाधा है मूल्यांकन का प्रतिरोध। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मूल्यांकन की प्रक्रिया में संगठन में कार्य करने वाले व्यक्तियों के व्यवहारों पर नियंत्रण करना होता है और जैसा मानव स्वभाव है वह किसी भी प्रकार के नियंत्रण का प्रतिरोध करता है। इसलिए रणनीतिक मूल्यांकन व नियंत्रण की प्रक्रिया का भी प्रतिरोध होता है और प्रबंधकों को इस प्रतिरोध का सामना करना एक मुश्किल कार्य या एक बाधा होती है। मूल्यांकन प्रक्रिया की तीसरी बाधा है अल्पकालीन माप पर निर्भरता की प्रवृत्ति। अक्सर संस्थाओं में देखने को आता है कि प्रबंधकों की प्रवृत्ति अल्पकालीन परिणामों पर निर्भर रहने की होती है, अर्थात वह अल्पकालीन परिणामों के मापन पर विश्वास करते हैं क्योंकि यह परिणाम उन्हें स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, उन्हीं पर वह विश्वास करते हैं। जबकि रणनीतिक मूल्यांकन की दीर्घकालीन प्रवृत्ति की या प्रभाव की प्रबंधकों द्वारा अनदेखी की जाती है, क्योंकि दीर्घकालीन प्रभाव आसानी से दृष्टिगोचर नहीं हो सकते हैं, उनका सही अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, उनके अनुमान की प्रक्रिया जटिल है। इस कारण प्रायः प्रबंधकों द्वारा केवल अल्पकालीन परिणामों को अधिक महत्व दिया जाता है तथा दीर्घकालीन परिणामों की
या उनके प्रभावों की उपेक्षा की जाती है, यह भी मूल्यांकन प्रक्रिया की प्रमुख बाधा है। मूल्यांकन प्रक्रिया की अगली बाधा है प्रभावशीलता के बदले उत्पादकता पर निर्भरता। प्रायः संस्था के प्रबंधकों द्वारा प्रभावशीलता के स्थान पर उत्पादकता को अधिक स्थान दिया जाता है या महत्व दिया जाता है। यदि प्रबंधकों द्वारा उत्पादकता को अधिक ध्यान दिया जाएगा, तब संस्था में उचित कार्य पुरस्कृत नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उत्पादकता का अर्थ कार्य को सही ढंग से करना है, जबकि प्रभावशीलता का अर्थ सही कार्य को करना है। अतः उत्पादकता से ज़्यादा महत्वपूर्ण शब्द प्रभावशीलता है। अतः प्रबंधकों को प्रभावशीलता पर अधिक ध्यान देना चाहिए, ताकि रणनीतिक मूल्यांकन एवं नियंत्रण की प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूर्ण हो सके। इस प्रकार रणनीतिक मूल्यांकन व नियंत्रण की प्रक्रिया को सफल बनाने के लिए हमें इस बात की आवश्यकता है कि प्रक्रिया में आने वाली समस्याओं को सामने लाया जाए, जो कि संस्था के लक्ष्यों और उद्देश्यों की प्राप्ति को प्रभावित कर रहे हैं। ऐसे प्रभावित करने वाले कारकों का पता लगाया जाए जो कार्य को प्रभावित कर रहे हैं, तथा उनमें सुधारात्मक कार्यवाही की जाए। इससे हमारी रणनीतिक उद्देश्य पूरे हो सकें। अब हम देखेंगे एक प्रभावशाली रणनीतिक मूल्यांकन प्रक्रिया के लिए किन बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। इनमें से प्रमुख बातें निम्न हैं। नंबर 1, प्रक्रिया में सूचना की मात्रा की न्यूनता होनी चाहिए। नियंत्रण की प्रक्रिया में सूचना की मात्रा न्यूनतम होनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा सूचनाएं नियंत्रण की प्रक्रिया में संशय पैदा करती हैं और नियंत्रण की प्रक्रिया को बाधित करती हैं। दूसरा, नियंत्रण के द्वारा केवल प्रबंधकीय कार्यों एवं उनके परिणामों का अध्ययन किया जाना चाहिए, चाहे मूल्यांकन कितना भी कठिन क्यों ना हो। अगली आवश्यकता है नियंत्रण समय पर किया जाना चाहिए, ताकि सुधार के लिए आवश्यक कदम उठाए जा सकें। नियंत्रण प्रक्रिया की अगली आवश्यकता है अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन दोनों ही प्रकारों के नियंत्रणों का प्रयोग किया जाना, ताकि मूल्यांकन के लिए संतुलित दृष्टिकोण अपनाया जा सके। नियंत्रण प्रक्रिया की अगली आवश्यकता यह है कि केवल महत्वपूर्ण कार्यों पर ही ध्यान दिया जाए और उन्हीं को ही नियंत्रित करने का प्रयास किया जाए, क्योंकि इसके अभाव में उन कार्यों पर ध्यान दिया जाने लगता है जिनका योगदान संगठन के उद्देश्य और लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए बहुत कम होता है। अतः रणनीतिक तौर पर महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। एक प्रभावशाली रणनीतिक मूल्यांकन एवं नियंत्रण की प्रक्रिया के लिए इस बात की आवश्यकता होती है कि संस्था द्वारा इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाए कि जिन प्रबंधकों ने निर्धारित मानक या उससे अधिक कार्य किया है, उन्हें उचित रूप से पुरस्कृत किया जाए। इस प्रकार उन्हें यदि पुरस्कृत किया जाएगा तो वह अभिप्रेरित होंगे। अभिप्रेरित होने पर कर्मचारियों की कार्य क्षमता में वृद्धि होगी। अब हम देखेंगे रणनीतिक मूल्यांकन प्रक्रिया में भागीदार। रणनीतिक मूल्यांकन और नियंत्रण की प्रक्रिया में कौन कौन भाग लेता है और उनकी भूमिकाएं क्या होती हैं, उनको संक्षिप्त में इस प्रकार वर्णित किया जा सकता है। अंशधारी किसी भी संस्था के स्वामी होते हैं और संस्था या संगठन अंतिम रूप से अपने अंशधारियों के प्रति उत्तरदायी होता है। अंश दो प्रकार के होते हैं, समता और पूर्वाधिकार अंश। और समता अंशों के धारी कंपनी के वास्तविक स्वामी कहे जाते हैं और वह मूल्यांकन प्रक्रिया में अपना महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं यदि अंशों की संख्या पर्याप्त है। यदि कम अंशों के स्वामी हैं तो मूल्यांकन की प्रक्रिया में भूमिका असरकारक नहीं होगी। संचालक मंडल वह है जिसके आदेश एवं निर्देशों पर कंपनी कार्य करती है। यह संचालकों का समूह होता है। किसी भी कंपनी के अधिकारी द्वारा लिए गए निर्णयों को देखना,
तथा उसकी प्रासंगिकता और औचित्य की जांच करने का औपचारिक रूप से उत्तरदायित्व उस कंपनी के संचालक मंडल को ही होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी भी कंपनी में कोई संचालक मंडल कंपनी की रणनीतिक मूल्यांकन के कार्यों को व्यापक रूप से करता है या महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, क्योंकि सारे कार्य संचालक मंडल द्वारा ही निष्पादित किए जाएंगे। सारी योजनाओं का निर्माण और क्रियान्वयन का मुख्य कार्य संचालक मंडल को ही करना होता है। अगला है मुख्य कार्यकारी अधिकारी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। किसी भी कंपनी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी उस कंपनी की रणनीतिक मूल्यांकन और नियंत्रण से संबंधित सभी प्रशासकीय कार्यों के लिए उत्तरदायी होता है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी के द्वारा संपादित किए जा रहे कार्य का मूल्यांकन उस व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के द्वारा किया जाना चाहिए जिसके प्रति वह उत्तरदायी है, अर्थात जिसे वह अपनी रिपोर्ट देता है। परंतु ऐसी स्थिति में जहां वह किसी अन्य व्यक्ति के लिए उत्तरदायी नहीं है, वहां मुख्य कार्यकारी अधिकारी का मूल्यांकन उसके द्वारा किए जा रहे कार्यों के आधार पर किया जाना चाहिए तथा उसे उचित रूप से पुरस्कृत भी किया जाना चाहिए। अगला है कंपनी सचिव, कंपनी सेक्रेटरी। कंपनी सेक्रेटरी का किसी भी कंपनी का हाथ, आँख और कान है, अर्थात वह संचालक मंडलों द्वारा निर्देशित कार्य को करता है। इस प्रकार व्यू संरचनात्मक मूल्यांकन में कंपनी सचिव का महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगला भागीदार है आंतरिक अंकेक्षक। यदि किसी संस्था द्वारा आंतरिक अंकेक्षण को अपनाया गया है, अर्थात संस्था द्वारा आंतरिक अंकेक्षक को नियुक्त किया गया है, तब आंतरिक अंकेक्षक लेखांकन संबंधी समस्त कार्यों का, वित्तीय विश्लेषणों का अध्ययन करता है और उनकी जांच समय समय पर करता रहता है। इस प्रकार रणनीतिक मूल्यांकन एवं नियंत्रण की प्रक्रिया में आंतरिक अंकेक्षक भी महत्वपूर्ण भूमिका को अदा करता है। आंतरिक अंकेक्षक समस्त वित्तीय कार्यों पर सतत निगरानी रखते हुए कार्यों के परिणामों की लगातार समीक्षा करते रहता है। रणनीतिक मूल्यांकन की प्रक्रिया में अगला भागीदार है वित्तीय नियंत्रक। इसे हम वित्तीय प्रबंधक भी कह सकते हैं। वित्तीय प्रबंधकों को निर्णय के संबंध में अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करना होता है, जिनमें से प्रमुख इस प्रकार होंगे: वित्तीय का संग्रह एवं उसकी योजना बनाना, वित्त का पूर्वानुमान एवं नियोजन करना, लाभांशों का वितरण करना, फंड का प्रयोग पर नियंत्रण करना और भी विभिन्न प्रकार के उत्तरदायित्व होंगे। देनदारों की वसूली, नकद की प्राप्ति एवं भुगतान में तालमेल और देय कर की व्यवस्था इत्यादि कार्य उन्हें करने होते हैं। इस प्रकार रणनीतिक मूल्यांकन की प्रक्रिया में वित्तीय नियंत्रक भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। मूल्यांकन की प्रक्रिया में अगला भागीदार है मध्य स्तर के प्रबंधक। मध्य स्तर के प्रबंधक वह होते हैं जो कि उच्च स्तरीय प्रबंधकों से आदेश और निर्देशों को प्राप्त करते हैं तथा उच्च स्तरीय प्रबंधकों से प्राप्त निर्देशों के अनुसार कार्य को संपादित करने के लिए अपने निचले स्तर के प्रबंधकों या कर्मचारियों को कार्य करने के लिए अभिप्रेरित करते हैं, उनके कार्यों को नियंत्रित करते हैं। इस प्रकार मध्य स्तरीय प्रबंधक की भूमिका सूचनाएं प्रदान करने और फीडबैक देने के लिए होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी भी संस्था में उस संस्था के अंशधारी संचालक मंडल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कंपनी सचिव, आंतरिक अंकेक्षक, वित्तीय नियंत्रक एवं मध्य स्तरीय प्रबंधक रणनीतिक मूल्यांकन एवं नियंत्रण की प्रक्रिया में भागीदार हो सकते हैं। लेकिन वास्तव में इस प्रक्रिया में कितने भागीदार होंगे या इनमें से कौन कौन भागीदार होगा, यह संगठन के प्रारूप और संगठन की रचना और प्रबंध पर निर्भर करता है।